बीच दावा किया गया कि बाइडेन जेलेंस्की के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेलेंस्की ने अमेरिका से MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मांगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि MLRS ही यूक्रेन को बचा पाएगा। जेलेंस्की तो ये तक बोल रहे हैं कि MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम गेम चेंजर साबित हो सकता है। जेलेंस्की इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर उन्हें जल्द ताकतवर हथियार नहीं मिले तो डॉनबास उनके हाथ से निकल जाएगा। डॉनबास में पुतिन की तोपें आग उगल रही हैं, उनकी आर्मी वहां के लोगों पर कहर बरपा रही है। यही नहीं, दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक वहां कमजोर पड़ने लगे हैं, जिसके बाद जेलेंस्की के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा और उन्होंने बाइडेन से वो हथियार मांगे जो दुश्मन की सेना पर रॉकेट की बारिश कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका इस बारे में ना हाँ बोल रहा है और ना ही ना, और इसलिए खबर उड़ने लगी कि बाइडेन जेलेंस्की को होशियार नहीं, माफ कीजिएगा, हथियार नहीं देना चाहते, जबकि यूक्रेन बार बार ये बात दोहरा रहा है कि अगर उसे मदद नहीं मिली तो पुतिन सफल हो जाएंगे और डॉनबास पर रूस का कब्जा हो जाएगा। दावोस सम्मेलन के दौरान ही जेलेंस्की ने कहा था कि वो ये जंग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब जेलेंस्की परेशान है। बाइडेन को डॉनबास की दुर्दशा दिखाने के लिए यूक्रेन ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें डॉनबास में लगातार हो रहे धमाके और बर्बादी का मंजर दिखा। इस वीडियो में साफ साफ नजर आया कि रूस ने वहां पूरी ताकत झोंक दी और एक साथ कई धमाके कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह ट्वीट करते हुए साफ साफ लिख दिया कि यूक्रेन पलटवार करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे नेटो से तुरंत मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम चाहिए, क्योंकि उसका कहना है कि रूस की सेना ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार डॉनबास की जंग में उतार दिए हैं, जिनसे निपटना यूक्रेन के सैनिकों के लिए मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से उसे M270 जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और M142 जैसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम चाहिए। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक तरह के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ही होते हैं, लेकिन उनमें पहिए लगे होते हैं और उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस तरह के हथियारों की सबसे खास बात यह होती है कि ये दुश्मन पर एक साथ कई रॉकेट दाग सकते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आसमान में एक साथ कई पटाखे फूट रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसके पास एक साथ रॉकेट दागने वाले हथियार पहले से हैं, लेकिन वो रूस में बनाए गए हैं और जब भी उन हथियारों को मरम्मत की जरूरत पड़ती है, यूक्रेन को रूस की ओर देखना पड़ता है। लेकिन अगर अमेरिका ने उसकी मदद की और अपने यहां बने M270 और M142 दिए तो वो रूस को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा, क्योंकि अमेरिका में बने M270 में आधुनिक तकनीक के रॉकेट लोड होते हैं जो 100 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जबकि M142 जैसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम 186 किलोमीटर तक दुश्मन को मार सकते हैं। यही नहीं, दावा किया गया कि अमेरिका के पास ऐसा हथियार भी है जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकता है। माना जा रहा है कि अगर ये हथियार यूक्रेन को मिल गए तो वो रूस के अंदर घुसकर हमला कर सकता है और अमेरिका को इसी बात की टेंशन है। खबर है कि बाइडेन यूक्रेन को दिए जाने वाले सैन्य पैकेज में इन रॉकेट सिस्टम को शामिल करेंगे, लेकिन यूक्रेन जिस तरह से रूस पर पलटवार करने के लिए उत्साहित है, वो अमेरिका को परेशान कर रहा है और इसीलिए बाइडेन प्रशासन हिचक रहा है। उसे डर है कि जेलेंस्की की सेना इन रॉकेट का इस्तेमाल रूस की सीमा के अंदर हमला करने के लिए कर सकती है, जिसे रूस उकसावे की हरकत मानेगा और नेटो और पुतिन की सीधी जंग के हालात बन जाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस मुद्दे पर बाइडेन कई बार बैठक भी कर चुके हैं। Newsweek.com ने तो ये तक लिख दिया कि बाइडेन यूक्रेन को हथियार देने से बच रहे हैं। मतलब ये कि यूक्रेन को आखिर तक मदद का भरोसा देने वाला अमेरिका पलट सकता है। यूपी विधानसभा में सेल्फी लेना महंगा पड़ेगा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में विधायकों के सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने पर रोक लगा दी। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों पर मंदिर में सफाई करने वाले एक आदमी को पीटने का आरोप लगा। दुनिया को अनाज संकट से बचाने के लिए पुतिन ने पश्चिमी देशों के सामने रूस पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने की शर्त रख दी। पिछले 93 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और यूक्रेन पर बरसते बमों और मिसाइलों का असर उन मुल्कों पर भी हो रहा है जिनका जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बाद भी उनके सामने अनाज का बड़ा संकट खड़ा हो गया, या यूं कहें कि जंग की वजह से करोड़ों लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन गेहूं और खाना पकाने के तेल से लेकर कई दूसरे अनाज का भी बड़े पैमाने पर निर्यात करता है, लेकिन परेशानी यह है कि रूस ने काला सागर के रास्ते होने वाले यूक्रेन के निर्यात को पूरी तरह से ठप कर दिया है और इसी वजह से यूक्रेन में पैदा होने वाला अनाज दुनिया के दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि काला सागर में रूस के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है, जिससे वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मानना है कि कई देशों में गेहूं का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है।
और अगर युद्ध कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और रूस अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पूरी दुनिया में अनाज संकट से हाहाकार मच जाएगा। खबर है कि 2 करोड़ टन गेहूं यूक्रेन की बंदरगाहों पर फंसा है, जिसे रूस निकलने नहीं दे रहा। दर्जनों देश ऐसे हैं जहां इसका बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि दुनिया को अनाज संकट से निकालने के लिए इटली के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक की, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई। लेकिन इस बैठक के दौरान रूस ने यह साफ कह दिया कि वो काला सागर से निर्यात तभी होने देगा जब पश्चिमी देश उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा देंगे। मतलब ये कि रूस काला सागर में अपनी ताकत के दम पर पश्चिमी देशों को झुकाने में जुटा है। असल में यूक्रेन दुनिया के कई देशों को अनाज भेजता है, उनमें अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देश शामिल हैं। यूएन के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं निर्यात करने वाला देश है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है, लेकिन उसके तमाम बंदरगाहों पर रूस का कब्जा है और इसी वजह से अनाज की सप्लाई ठप है। और जंग ऐसे ही चलती रही तो दुनिया भर में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले होते दिखाई दिए। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट आग उगलते दिखाई दिए। कुछ ही देर में यूक्रेन की सेना ने इतने रॉकेट दागे कि पूरा इलाका थर्रा उठा। वहीं जब रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे तो यूक्रेन का एक फौजी चिप्स खाता दिखाई दिया। खबर है कि यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश थी कि उसके जवान कितनी आसानी से रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस की सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन युद्ध में जिस तरह जेलेंस्की की सेना पुतिन की घातक ड्रोन सेना को चकमा दे रही है, उसने सबको हैरान कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन अब तक रूस के करीब 50 घातक ओरलान 10 ड्रोन तबाह कर चुका है, जबकि इन्हें जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार माना जा रहा था और इनकी मदद से रूस ने यूक्रेन के कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारों के बड़े गोदाम तबाह करने का दावा भी किया था। लेकिन जिस तरह यूक्रेन की फौज इन्हें आसानी से निशाना बनाने लगी, उसने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल दिया। साथ ही सवाल उठने लगे कि रूस अपने जिन ड्रोन का दम भरते नहीं थकता था, आखिर वो यूक्रेन में क्यों नाकाम साबित हो रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है यूक्रेन को अपने सहयोगी देशों से मिले आधुनिक एंटी ड्रोन जैमर, जो रूसी ड्रोन के लिए काल साबित हो रहे हैं। जिनमें एक है यूक्रेन को अपने सबसे बड़े मददगार नेटो देश लिथुआनिया से मिली EDM-4S एंटी ड्रोन किट, जो हवा में उड़ान भर रहे किसी भी ड्रोन को गिराने की काबिलियत रखती है और इसी वजह से स्काई वाइपर नाम से अपनी पहचान बना चुकी है। जंग के मैदान में तैनात जवानों को जैसे ही कंट्रोल रूम से किसी इलाके में ड्रोन के घुसने की जानकारी मिलती है, वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं और फिर उन्हें अपनी ओर आ रही मुसीबत से निपटने के लिए निशाना साधकर सिर्फ एक ट्रिगर दबाना होता है, जिसके बाद इस किट से निकली बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ड्रोन को मिल रहे सिग्नल को चंद सेकंड के अंदर जैम कर देती है और ड्रोन बेकाबू होकर जमीन पर गिर जाता है। हालांकि खबर यह भी है कि सिर्फ ये जैमर ही पुतिन की घातक ड्रोन सेना की नाकामी की इकलौती वजह नहीं है, बल्कि पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में सेना के लिए हथियार खरीदने में होने वाला भ्रष्टाचार भी इसकी एक बड़ी वजह है। दावा है कि रूसी सेना के लिए ओरलान 10 ड्रोन खरीदने के सौदे में करीब 45 करोड़ रूबल, मतलब भारतीय रुपयों में 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ था। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इसी भ्रष्टाचार की वजह से ड्रोन को तैयार करने में सस्ते और घटिया उपकरण का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें जैम प्रूफ मानकर जंग के मैदान में उतारना रूसी सेना के लिए बड़ी भूल साबित हो गया। और पिछले महीने यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर इस ड्रोन में इस्तेमाल तकनीक का जमकर मजाक भी उड़ाया था, जिसे उसने एंटी ड्रोन जैमर की मदद से जमीन पर गिराने का दावा किया था। और इसकी जांच में जो हकीकत सामने आई, उसने यूक्रेन के सैनिकों को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि जांच में पता चला था कि ड्रोन में दुश्मन के ठिकाने की तस्वीरें लेने के लिए एक DSLR कैमरा फिट किया गया था। यही नहीं, ड्रोन की तस्वीर दिखाते हुए यूक्रेन के सैनिक ने यह भी दावा किया था कि इस ड्रोन के ईंधन टैंक को बंद करने के लिए प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल किया गया था। NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को झटका लगा। खबर है कि क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर सही तरीके से जांच नहीं करने के आरोप लगे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।
संसद की विशेषाधिकार समिति ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी मामले पर सुनवाई की, जिसके बाद इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को 15 जून को पेश होने का आदेश दिया गया। रुचि सोया कंपनी ने आखिरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। कंपनी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में उसकी आय 37% बढ़ गई। अपने नतीजों के बाद कंपनी ने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का भी ऐलान किया। यूक्रेन जंग के बीच स्वीडन और फिनलैंड के साथ नेटो देशों की नौसेनाएं अभ्यास करने की तैयारी में है। इसका ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर रूस पहले से ही इन दोनों देशों पर भड़का हुआ है। और इसी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, क्योंकि रूस के लाख समझाने के बावजूद यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की अपनी जिद नहीं छोड़ी थी, जिसके बाद पुतिन की सेना के साथ उसकी जंग जारी है। इसी तरह स्वीडन और फिनलैंड ने भी नेटो का दामन थामने का फैसला कर लिया है और उन्हें भी रूस की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसी बीच नेटो देशों ने इन दोनों देशों के साथ जंग का अभ्यास करने की तैयारी कर ली है। बताया गया कि नेटो देशों की नौसेनाएं 5 जून से 17 तक स्वीडन और फिनलैंड के साथ अभ्यास करेंगी और जंग की ये तैयारी फिनलैंड और स्वीडन के बीचों बीच मौजूद बाल्टिक सागर में होगी, जिसमें अमेरिका के कई युद्धपोत भी शामिल होंगे। आगरा में डबल मर्डर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। आगरा डबल मर्डर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपियों को धारदार हथियार से वार करते देखा जा सकता है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने खुद को और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने मामले को संबंधित अधिकारियों के पास भेजा है। राजस्थान के जयपुर में आधा दर्जन कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कुत्तों के हमले की ये पूरी घटना पास के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अमेरिका ने ग्रीस के सहारे तुर्की पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। असल में यूक्रेन जंग के साथ ही स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता के मुद्दे पर तुर्की के तीखे तेवर से अमेरिका परेशान है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की के इन्हीं तेवरों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने नया गेम प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत वो उसके पड़ोसी और नेटो के सदस्य देश ग्रीस से दोस्ती मजबूत करेगा, जिसके साथ पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूद गैस पर कब्जे को लेकर लंबे समय से तुर्की का 36 का आंकड़ा चल रहा है। और खबर है कि भूमध्य सागर में तुर्की की दादागिरी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए वो ग्रीस को अपने सबसे ताकतवर F-35 लड़ाकू विमान भी देगा, जो एक तरह से तुर्की को चिढ़ाने जैसा होगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका उसे इन फाइटर जेट को देने से इनकार कर चुका है, जिसकी वजह बनी थी रूस के साथ तुर्की का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा। पीएम केयर्स फंड से बच्चों के लिए बड़ा ऐलान होगा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सोमवार को पीएम केयर्स फंड के जरिए बच्चों की मदद पर बड़ा ऐलान किया जाएगा। इसमें खासतौर से उन बच्चों की मदद की जाएगी जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो दिया। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में फिर बारिश हुई, जिससे वहां बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की मुश्किल बढ़ गई। आरोप है कि राजस्थान के चुरू में एक महिला को अगवा कर 9 दिन तक गैंगरेप किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूक्रेन में चल रही जंग के कारण कई बड़े देश पुरानी रंजिशें भूलकर नए रिश्तों की बुनियाद रख रहे हैं। ब्रिटेन और तुर्की भी ऐसे ही मुल्कों में है। ब्रिटेन अब तुर्की की बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा तुर्की के साथ कारोबार से जुड़े सारे बैन भी ब्रिटेन ने हटा लिए, जिसके बाद ब्रिटेन और तुर्की के रिश्ते ठीक वैसे ही हो गए जैसे 2019 तक हुआ करते थे। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने में तुर्की की मदद करेगा। ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस उस फाइटर जेट का इंजन बनाएगी। 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट अमेरिका के F-35 से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तुर्की इस तरह का जेट बनाने की कोशिश पिछले कई साल से कर रहा है। तुर्की ने 2017 में ब्रिटेन के साथ 10 करोड़ पाउंड यानी करीब 1000 करोड़ रुपए की डील की थी। वो डील इसी फाइटर जेट को बनाने के लिए थी, लेकिन 2019 में दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ गए, जिसके बाद ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस इस डील से बाहर निकल गई और फाइटर जेट बनाने का तुर्की का सपना लंबे वक्त के लिए सपना ही रह गया। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद बदले दुनिया के समीकरणों ने बहुत कुछ बदल दिया। 2019 में जब तुर्की पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उस वक्त सीरिया में तुर्की की सेना के ऑपरेशन इसकी वजह बने थे। सीरिया में तुर्की की फौज ने बेहिसाब बमबारी की थी। सीरिया के निशाने पर कुछ ऐसे आतंकी संगठन थे जो तुर्की में भी मौजूद हैं। तुर्की ने उन संगठनों का खात्मा करने के लिए सीरिया में सारी हदें पार कर दी। ऐसा खून खराबा हुआ कि लाखों लोग बेघर हो गए। सीरिया के कई आम लोग भी तुर्की की सेना के हमलों में जान गंवा बैठे। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र ने भी तुर्की की सेना के ऑपरेशन पर कड़ी नाराजगी जताई थी। उसी वक्त ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने तुर्की का साथ छोड़ दिया था। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद ब्रिटेन ही नहीं, नेटो को तुर्की की सबसे ज्यादा जरूरत है। नेटो चाहता है कि
स्वीडन और फिनलैंड को सदस्यता देने के मसले पर तुर्की उसका साथ दे। जबकि तुर्की का अब तक का बर्ताव स्वीडन और फिनलैंड ही नहीं, नेटो के सभी सदस्यों की चिंता बढ़ाने वाला है। इसीलिए तुर्की को साधने की कोशिश हर तरफ से हो रही है। माना जा रहा है कि इसी मोल भाव में तुर्की ब्रिटेन के साथ अपनी पुरानी डील को फिर से शुरू करवाने में कामयाब हुआ। इसके अलावा कुछ और फैसले भी हुए। दावा है कि ब्रिटेन जल्द ही तुर्की से सेना के ऑपरेशनों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन भी खरीदेगा। तुर्की के ये ड्रोन बेहद काम के हैं। 2020 में अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। ब्रिटेन को लगता है कि तुर्की के ये ड्रोन उसकी फौज के भी काम आ सकते हैं। लेकिन तुर्की के लिए सबसे ज्यादा अहम फाइटर जेट बनाने पर हुआ समझौता माना जा रहा है। इस समझौते के बाद तुर्की दुनिया के चंद ऐसे देशों में शुमार हो जाएगा जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाते हैं। ये जेट अमेरिका के F-35 की टक्कर का तो होगा ही, कई मायनों में उससे बेहतर भी हो सकता है।